नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, सबसे पहले बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और आप सभी हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न कड़ियों में बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी भाषा के संदर्भ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर मैंने मेरे विचार आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। इसी वैचारिक श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसको लेकर मैं मेरे विचार आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। मित्रों, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सक्षम माध्यम है। दो व्यक्ति के बीच में अपने भाव, विचार आदि का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम यानी भाषा है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है। उनमें जो प्रमुख भाषा है वह है हिंदी। अब हिंदी भाषा की एक प्राचीन परंपरा है। हिंदी आर्य भाषा संस्कृत से हिंदी का उद्भव हुआ और उसकी उद्भव और उसके विकास की एक लंबी परंपरा है। मित्रों, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1200 वर्षों का माना जाता है, लेकिन जब साहित्यिक गतिविधियों को देखा जाएगा तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष तक इस भाषा ने मानवीय जीवन की प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में अपनी भूमिका भारतवर्ष में निभाई है। मित्रों, सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ और उस समय का साहित्य, अपभ्रंश भाषा का साहित्य, जो प्राचीन हिंदी भाषा का साहित्य, इस रूप में माना जाने लगा। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्म रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा एवं साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया। साहित्य की दृष्टि से पद्य जो रचनाएं मिलती है वे दोहा रूप में ही मिलती है और उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख है। राजाश्रित कवि और चारण नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से अपनी साहित्य रुचि का परिचय दिया करते हैं। यह परंपरा तत्कालीन साहित्यकारों ने अपनी रचना के माध्यम से आगे बढ़ाई। आगे चलकर सौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में कई वर्षों तक साहित्य लिखा जाने लगा। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा भी कहा है। यही देसी भाषा आगे चलकर हिंदुस्तानी बनी। इसी देसी भाषा को
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी ये नाम दिया। इस भाषा की एक लंबी परंपरा है मित्रों, किंतु यह निर्णय करना इतना सरल नहीं कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश काल में प्रारंभ हुआ। हाँ, इतना अवश्य माना जाता है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था। इस शब्द से उनका तात्पर्य भारतीयों की भाषा इस रूप में था। हिंदी भाषा के उद्भव को लेकर बहुत से मतांतर मिलते हैं। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। यह शब्द हिंदी नहीं, शब्द हिंद ये फारसी शब्द है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंधु, सिंधी या सिंध से मानी जाती है, क्योंकि ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है और महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण अल्पप्राण ध्वनियों के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे मुसलमान लोग शीत प्रांत से आए हुए थे। इसलिए ह का उच्चारण वे स का उच्चारण ह के रूप में, तो महाप्राण ध्वनि ध का उच्चारण द के रूप में करने लगे, जिस कारण सिंधु से हिंदू, सिंध से हिंद और उस हिंद प्रांत की भाषा हिंदी, इस रूप में ये हिंदी शब्द कालांतर में उस समय से रूढ़ होने लगा। ये शब्द संपूर्ण भारतवर्ष का पर्याय बना। इसी हिंद से आगे चलकर हिंदुस्तान ये नाम समग्र विश्व में प्रचलित हो गया और इसी हिंदुस्तान की एक प्रमुख भाषा यानी हिंदी। तो इस प्रकार से मित्रों ये हिंदी भाषा के नामकरण संबंधी कहा जा सकता है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक संस्कृत में वेद, संहिता एवं उपनिषद, वेदांत, शास्त्र आदि का सृजन हुआ है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाता था। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है, जिस कारण विशेषकर उत्तर तथा मध्य भारत में संस्कृत से निर्मित आधुनिक आर्य भाषाएं दिखाई देती। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ईसा सन पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में के लिए होने लगा। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी, श्रीहर्ष, आचार्य विश्वनाथ जैसे साहित्यकार, महापंडित, आचार्य, ऋषियों आदि ने संस्कृत की इस महान साहित्य परंपरा को, शास्त्र परंपरा को, पौराणिक परंपरा को विभूषित किया। इसका साहित्य विश्व के समस्त साहित्य में श्रेष्ठ माना जाता है। संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते ईसा सन पूर्व 500 के बाद तक काफी बदल गई, जिसे पाली कहा जाने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार किया। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी सन तक प्रचलित रही। पहली ईस्वी सन तक आते आते पाली भाषा परिवर्तित हुई, तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। इसका कालखंड जो है, पहला प्राकृत कालखंड इसी सन 500 तक माना जाता है। पाली की विभाषाओं के रूप में, विभाषा ने
विशेष भाषा के रूप में प्राकृत भाषाएं प्रचलित होने लगी, उसका उद्भव हुआ। पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी प्राकृत के रूप में वह सामने आ गई। यानी पाली के विभिन्न रूप भौगोलिक आधार पर देखने को मिलते हैं। अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में इन रूपों का स्वीकार किया गया। इन विभिन्न प्राकृत रूपों में साहित्य लिखा जाने लगा, जिन्हें मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ब्राचड़, अर्धमागधी भी कहा जाने लगा। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के क्षत्रिय रूपों से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इनका समय ईस्वी सन 500 से ईस्वी सन 1000 तक माना जाता है। अपभ्रंश यानी आधुनिक आर्य भाषा और प्राचीन आर्य भाषाओं का संधि काल, सायंकाल, अपभ्रंश काल। और अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, पश्चिमी अपभ्रंश और पूर्वी अपभ्रंश। अनुमानतः इसी सन 1000 के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षत्रिय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं में, जिनमें हिंदी भी है, हिंदी का जन्म इसी सन 1000 के आसपास माना जाता है। किंतु हिंदी में साहित्य रचना इसी सन 700 से मिलती है, 700 से 750 से। सिद्ध साहित्यकारों ने, सरहप्पा जो हिंदी के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं, जिनका साहित्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम साहित्य और उनको प्रथम साहित्यकार घोषित करते हैं, और उसका कालावधि सन 750 के आसपास वे मानते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वान हिंदी का प्राचीन हिंदी का साहित्य जो है इसी सन 1000 के बाद लिखा गया, ऐसा घोषित करते हैं। लेकिन विशेषकर हिंदी भाषा 1150 के आसपास साहित्य की प्रमुख भाषा बनी। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य आरंभ बड़ी तेजी के साथ शुरू हुआ, और यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का रूप माना है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षत्रिय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। यानी संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप नहीं प्राप्त हुआ। इससे यह अनुमान माना जाता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा है, जो वैदिक संस्कृत है। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद की भी एक काल अथवा एक स्थान पर रचना नहीं हुई। इसके कुछ मंत्रों की रचना गांधार प्रांत में, कुछ मंत्रों की रचना सिंधु तट पर, तो कुछ मंत्रों की रचना विपाशा शतद्रु के संभेद यानी हरि के पतन पर, और कुछ मंत्रों की रचना यमुना गंगा के तट पर हुई, ऐसा माना जाता है। इस अनुमान का आधार यह है कि इन मंत्रों के कहीं गांधार के राजा दिवोदास का वर्णन है, तो कहीं सिंधु नरेश सुदास का वर्णन है। इन दो राजाओं के शासनकाल के बीच शताब्दियों का अंतर है। इससे यह अनुमान होता है कि ऋग्वेद की रचना सैकड़ों वर्षों में जाकर पूर्ण हुई, और इसके बाद इसे संहित बद्ध किया गया एक वेद ग्रंथ के रूप में।
ऋग्वेद के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों तथा सूत्र ग्रंथों का सृजन हुआ और इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से कई अंशों में भिन्न, लौकिक या क्लासिकल संस्कृत जैसी है। सूत्र ग्रंथों के रचना काल में भाषा का साहित्यिक रूप व्याकरण के नियमों में आबद्ध हो गया था, अर्थात वैदिक संस्कृत ने एक शास्त्रीय भाषा का रूप, व्याकरणनिष्ठ परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण किया था। व्याकरण के नियमों में संस्कृत भाषा बांधी गई, तब यह भाषा संस्कृत कहलाई गई। तब छंदस, वेद तथा लोक भाषा में पर्याप्त अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इसको लेकर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं, पतंजलि यानी पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के भाष्यकार के समय में व्याकरण शास्त्र जानने वाले विद्वान ही केवल शुद्ध संस्कृत बोलते थे। पतंजलि के समय अन्य लोग अशुद्ध संस्कृत बोलते थे तथा साधारण लोग स्वाभाविक बोली बोलते थे, जो कालांतर में प्राकृत कहलाई गई। तो देखिए मित्रों, भाषा कैसे बदलती है। यानी वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत बनी, लेकिन लौकिक संस्कृत जब वह बनी तब उसको व्याकरण के नियमों में बांधा गया। एक शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत सामने आई। तब तक सामान्य लोग, सामान्य यानी लौकिक के सामान्य रूप में बात करते थे, तो अनपढ़ गंवार देसी लोग उससे भी बदतर गंवार भाषा का प्रयोग अपने बोलचाल के लिए किया करते थे। वही भाषा आगे चलकर प्राकृत के रूप में 1000 वर्ष बाद सामने आई। 1000 वर्ष बाद पूर्व जो भाषा जनमानस की वाणी थी, वह प्राकृत के रूप में कब सामने आई? 1000 वर्ष बाद। यानी आज की जो हमारी हिंदी साहित्य की भाषा है, वह शास्त्रोक्त भाषा के रूप में व्याकरण के नियमों में बंधी हुई भाषा है। लेकिन आज के 1000 वर्ष बाद आज जो देहातों में सामान्य बोली के रूप में हिंदी जिस प्रकार प्रयुक्त होती है, वह हिंदी आने वाले कई सालों बाद साहित्य की भाषा बनकर सामने आएगी। और इस भाषा की अवस्था शास्त्र वेद की भाषा संस्कृत की जैसी हुई वैसी हो जाएगी। यानी मित्रों, भाषा यह परिवर्तनशील है। भाषा की जो विशेषता हमने देखी पिछली कड़ी में, तो उससे यह आपको पता चला है कि भाषा ये परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के कारण वह अपना निरंतर रूप बदलती है। भाषा अपना निरंतर रूप बदलते हुए कई प्रकार के रूपों में वह प्रवाहमान बनकर सामने बढ़ती है। भाषा बहते नीर के समान है। भाषा यह अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाती है, कठिनता से सरलता की ओर जाती है। इसका मतलब आज की साहित्यिक भाषा यह कुछ वर्षों पूर्व वह सामान्य जनमानस के बोलचाल की भाषा थी, और आज के बोलचाल की भाषा कुछ वर्षों बाद साहित्य की भाषा बन जाएगी। जैसे मराठी के अंतर्गत जो ग्रामीण साहित्य है, उस ग्रामीण साहित्य की मराठी भाषा सन 1960-70 के दशक में तत्कालीन देहाती लोग बोलते थे,
वह भाषा आज के युग में उस मराठी के साहित्य की माध्यम भाषा बनी। उसी प्रकार से आज की बोली कल की साहित्यिक भाषा का रूप धारण करती है, कल की परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण करती है। भाषा यह कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। भाषा का यह अपना स्वतंत्र रूप होता है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है, जिस कारण भाषा अपने मूल रूप से नया रूप धारण करती है। नया रूप केवल एक धारण नहीं करती, बल्कि वह नए कई रूप धारण करती है। जैसे संस्कृत से आज आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन हिंदी के आज कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी है, मागधी है, मेवाती है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, भोजपुरी है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है। एक है क्या? ऐसे बहुत सारे हिंदी भाषा के रूप हमें देखने को मिलते हैं। यानी भाषा एक परिवार के समान है। जैसे कि पिछली कड़ी में मैंने भाषा के परिवारों को लेकर मैंने जो चर्चा की थी, उसी के आधार पर भाषा कैसे अपने पारिवारिक रूप बदल देती है। जैसे एक परिवार में एक पुरुष या एक पुरुष और एक स्त्री के माध्यम से आगे चलकर 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8 ऐसा विस्तार होता है। उसी प्रकार से आधुनिक आर्य भाषाओं का विस्तार प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से इसी रूप में हुआ है। तो मित्रों, अगली कड़ी में हम इसे आगे बढ़ाते हुए भाषा के उद्भव और विकास को लेकर विस्तार के साथ और चर्चा आपके सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद।